हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है बेटा तुम लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। कुछ ही दिन में आप लोग का पेपर है। ओके, हमने अभी तक रिवीजन में बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और बेलमेंट और प्लेज खत्म कर दिया है बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एजेंसी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो एजेंसी चैप्टर जो इंटर से आया है फाउंडेशन में थोड़ा हाई लेवल का है यहाँ पास, तो आपको लोग क्रिटिकली समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, एक कंपनी है पेपर बोट। पेपर बोट आप जानते होंगे, वो कंपनी जो जूस ड्रिंक प्रोवाइड करता है और इनोवेटिव पैकेजिंग करता है। अब जो सपोज पेपर बोट कोई जगह अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है तो उसको गुड्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेल करना है, तो पेपर बोट का मालिक हर जगह थोड़ी नहीं जाएगा। एक दिन रायपुर में बेच रहा है, दूसरे दिन दिल्ली जा रहा है, तीसरे दिन उड़ीसा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो पेपर बोट क्या करेगा, किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा कि तू जा भाई मेरे बदले में जूस ड्रिंक को भेज। मतलब यहां पास पेपर बोट फॉर्म करेगा एजेंसी। एजेंसी फॉर्म करके वो अपॉइंट करेगा पर्सन एजेंट को। समझ आए कि नहीं, किसको अपॉइंट करेगा, एजेंट। वो पर्सन जो उस एरिया में गुड्स को सोल्ड करेगा ऑन बिहाफ ऑफ पेपर बोट। तो यही बेटा आप लोग का एजेंसी होता है। एजेंसी इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब रिलेशनशिप होता है बेटा प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, जिसमें एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में एक्ट करेगा। गॉट इट और नॉट? तो ध्यान से समझिएगा, एजेंसी एजेंसी इज relationship between agent and प्रिंसिपल। मतलब ये रिलेशनशिप है बेटा एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में। किस चीज के लिए? टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। ओके, उसके बिहाफ में एक्ट करने के लिए यही आप लोग का एजेंसी होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है बेटा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके लिए बात करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, फॉर द क्रिएशन ऑफ एजेंसी इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज मेड फॉर द कंसिडरेशन। मतलब बोलने का मतलब यह है कि जो आप लोग का एजेंसी है उसको फॉर्म करने के लिए कंसिडरेशन आपका जरूरी नहीं है। मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी आप लोग का एजेंसी फॉर्म हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? एजेंसी इज नॉट नेसेसरी टू, सॉरी, कंसिडरेशन इट नॉट नेसेसरी टू फॉर्म एन एजेंसी। क्लियर है कि नहीं? अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी का मतलब नहीं समझाया गया है। समझ आए कि नहीं आए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एजेंसी का डेफिनेशन नहीं दिया, लेकिन सेक्शन 182 में एजेंट और प्रिंसिपल को जरूर समझाया है। ओके, आईसीए के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 182 में दो डेफिनेशन दिया गया है। एक है बेटा आपका एजेंट का डेफिनेशन, और दूसरा आपका प्रोवाइड किया गया है प्रिंसिपल का डेफिनेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एजेंट एक्चुअल में होता क्या? देखो, एजेंट वो पर्सन होता है जो किसी और पर्सन के द्वारा अपॉइंट होता है टू डील विद द थर्ड पार्टी। ओके, एजेंट इज अपॉइंटेड बाय another person to deal with थर्ड पार्टी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अनदर पर्सन के द्वारा अपॉइंट होता है किसके साथ डील करने के लिए? थर्ड पार्टी के साथ डील करने के लिए, वो आप लोग के लिए एजेंट होता है। अब प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल जिसके लिए एक्ट डन होता है बेटा और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ आएगी नहीं? प्रिंसिपल मतलब होता है टू whom, या तो फॉर लिख लो, फॉर एक्ट टू बी डन, जिसके लिए एक्ट किया जाएगा, और whom सो रिप्रेजेंटेड, जिसको थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ आएगी नहीं आए? ये आप लोग का एजेंट और ये प्रिंसिपल का डेफिनेशन होता है। अब एक चीज ध्यान समझिएगा, एजेंट जो है वो कभी भी प्रिंसिपल को बाउंड कर सकता है बेटा और आंसरेबल बना सकता है थर्ड पार्टी के सामने। समझ आए कि नहीं आए? तो जो पर्सन एजेंट है, ध्यान समझना, जो पर्सन आपका एजेंट है, द पर्सन एजेंट कैन
कैन फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और उसको आंसरेबल भी बना सकता है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये बेटा आप लोग का एजेंसी का मेन डेफिनेशन होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं बताया, लेकिन सेक्शन 182 में आप लोग का एजेंट और प्रिंसिपल के बारे में समझाया है। ओके, अब ध्यान समझिएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, ये होता है क्या सर कि हर बार जैसे कि एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को काम के लिए रखा, तो क्या वो एजेंट है क्या हर बार? मतलब वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, मेरा इंप्लॉय भी हो सकता है, मैंने इंप्लॉय के रूप में काम किया। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा एजेंसी को टेस्ट करना। समझ आया कि नहीं आया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट ऑफ एजेंसी। टेस्ट ऑफ एजेंसी, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में एजेंसी है कि नहीं। और एजेंसी है कि नहीं उसको जानने के लिए दो बातें। सबसे पहला बात यह होता है बेटा कि जो एजेंट है वो कैपेसिटी टू बाइंड प्रिंसिपल, मतलब उसके पास कैपेसिटी है कि नहीं कि प्रिंसिपल को बाउंड कर सकता है कि नहीं, और थर्ड पार्टी के सामने आंसरेबल बना सकता है कि नहीं। इसको बोला जाता है कैपेसिटी टू बाइंड प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल को बाउंड करने की ताकत है या नहीं। ठीक है, और सेकेंड चीज बोला जाता है मेक हिम आंसरेबल टू थर्ड पर्सन। मतलब वो पर्सन जो जिसके पास कैपेसिटी है प्रिंसिपल को बाइंड करने का या बाउंड करने का, और वो आंसरेबल कर सकता है थर्ड पार्टी को, तभी वो एजेंसी है। और साथ ही साथ सेकंड चीज बेटा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी थर्ड पार्टी जो पार्टी, मतलब ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है बेटा, वो केस फाइल नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है। जैसे कि एक चीज ध्यान समझना, एक मिस्टर पी है, प्रिंसिपल है, उसने एक पर्सन को अपॉइंट किया एजेंट को, और एजेंट ने गुड सेल कर दिया बी को। अब एक चीज क्लियर समझिएगा, अब यहां पास मिस्टर ए ने प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील किया। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विल बी मेड बिटवीन पी एंड बी। समझ आएगी नहीं है? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एजेंट तो सिर्फ बीच में आएगा बेटा, तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो दो टेस्ट अगर फुलफिल करता है तभी वो एजेंसी कहलाएगा, अदरवाइज वो एजेंसी नहीं कहलाएगा। यस और नो? अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। हु में बिकम प्रिंसिपल, मतलब कौन कौन ऐसे पर्सन प्रिंसिपल बन सकते हैं? तो ये बोल सकते हैं हु में अपॉइंट एजेंट। ओके, तो क्वेश्चन ये आता है हु में अपॉइंट एजेंट, कौन एजेंट अपॉइंट कर सकता है? ध्यान समझना, एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन, लेकिन ध्यान समझना जो पर्सन मेजर है एज पर द मेजोरिटी एक्ट, और साथ ही साथ जो साउंड माइंड का है, मतलब जो अनसाउंड माइंड नहीं है, जिसके अंडरस्टैंडिंग पावर है, सिर्फ और सिर्फ वही एजेंट को अपॉइंट कर सकता है लीगली। समझ आए कि नहीं है? मतलब कोई पर्सन अगर माइनर है और अगर अनसाउंड माइंड है तो वो कभी भी एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता। क्लियर है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हु में बिकम एजेंट, हु में बिकम एजेंट। अब एजेंट कौन बन सकता है? तो ध्यान समझिएगा, आपको थोड़ा सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। हर पर्सन, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, चाहे वो अनसाउंड माइंड का, वो भी एजेंट बन सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो ध्यान समझना, क्या बोला जाता है? एवरी पर्सन इवन माइनर और अनसाउंड माइंड कैन बिकम एजेंट। वो चाहे तो एजेंट बन सकता है। लेकिन सर हमने तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक में ये चीज पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट मेड और ऑन बिहाफ ऑफ इनकम्पिटेंट पर्सन इज वॉइड। वॉइड होता है। अब एक ध्यान समझना, रूल ऑफ कॉशन समझाता हूं। रूल ऑफ कॉशन क्या बोलता है? मतलब आपको बच के चलना पड़ेगा। रूल ऑफ कॉशन आपको क्लियरली समझाता हूं कि रूल ऑफ कॉशन आप लोग को बोलता क्या है। अब एक चीज तुम लोग को ध्यान समझना कि अगर
अब मैं आप लोग को यह चीज बोलता हूं कि आप लोग माइनर को अनसाउंड माइंड को बना सकते हो, लेकिन जो प्रिंसिपल है उसको सतर्क रहना पड़ेगा भाई, जो प्रिंसिपल है उसको सतर्क रहना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके साथ दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कल के डेट में अगर माइनर और अनसाउंड माइंड ने कुछ भी अगर लफड़ा किया तो प्रिंसिपल उसके लिए जवाबदार होगा, उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। ध्यान समझना, एक मिस्टर ए है, उसने एक पर्सन को अपॉइंट किया माइनर, मिस्टर बी माइनर को। ओके, मिस्टर ए ने बोला था कि आपको ये जो फोन है उसको 10,000 रुपीज से कम में सोल्ड नहीं करना है। उसने उसको 1,000 में सेल कर दिया। सो इन दिस केस जो प्रिंसिपल है वो माइनर को हेल्ड लाइबल नहीं कर सकता। कौन जवाबदार है? क्लियरली प्रिंसिपल इस चीज में जवाबदार होगा। तो बेटा आप लोग को रूल ऑफ कॉशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। मतलब रूल ऑफ कॉशन ये बोलता है कि अगर चाहे तो प्रिंसिपल माइनर और अनसाउंड माइंड को अपॉइंट तो कर सकता है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो कल के डेट में आप इन्फोर्स नहीं करा पाओगे। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि एजेंसी कैसे क्रिएट होती है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। लिखते हैं थोड़ा सा, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो ध्यान समझिएगा, एजेंसी कुछ कुछ तरीके से क्रिएट हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला होता है एजेंसी में बी क्रिएटेड बाय एक्सप्रेसली, जिसको एक्सप्रेस बोला जाता है, या तो इंप्लाइड, या तो एक्सप्रेसली क्रिएट हो सकता है या तो इंप्लाइडली क्रिएट हो सकता है। दूसरा, या तो ऑपरेशन ऑफ लॉ, या तो लॉ उसको क्रिएट करके दे सकता है। ओके, या तो थर्ड वन रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन के थ्रू भी आप लोग का एजेंसी क्रिएट हो सकता है। अब तीनों टॉपिक को थोड़ा हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखो, अब जो एक्सप्रेस है उसमें तो दिक्कत नहीं है, जो एक्सप्रेस है जो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड होता है। अब जो आप लोग का इंप्लाइड एजेंसी होता है बेटा, उसके दो फॉर्म होते हैं। समझ आए कि नहीं आए? इंप्लाइड एजेंसी के आप लोग के दो फॉर्म होते हैं। जो आप लोग का फॉर्म नंबर 1 होता है इंप्लाइड का, तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहला होता है बेटा एजेंसी बाय स्टॉपल। पहला आप लोग का होता है एजेंसी फॉर स्टॉपल, और दूसरा होता है बेटा एजेंसी फॉर नेसेसिटी। ऐसा एजेंसी जो नेसेसिटी के लिए बनता है। अब एजेंसी बाय स्टॉपल में एक्चुअल में मतलब क्या होता है? देखो, स्टॉपल मतलब बेटा इंड्यूसमेंट होता है। ध्यान समझना, जब प्रिंसिपल किसी थर्ड पर्सन को जानबूझ के इंड्यूस करता है अपने कंडक्ट से कि ये पर्सन एजेंट है, बट वो एक्चुअली में एजेंट नहीं होता, तो इसको एजेंसी बाय स्टॉपल बोला जाता है। जैसे एग्जांपल थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब जैसे कि एक पर्सन है पी, ओके, एक पर्सन पी है जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसका एक दोस्त है जिसका नाम है समझो राम, ओके, जो कि एक्चुअल में एजेंट नहीं है लेकिन उसका फ्रेंड है, दोस्त है। तो हुआ क्या, मिस्टर पी गया थर्ड पार्टी के पास, कोई थर्ड पार्टी है, उसको ये बोलता है कि जो ये राम है ना ये मेरा एजेंट है, ठीक है, मतलब उसको इंड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। और राम जो है ना एक्चुअल में एजेंट नहीं है, और राम मना भी नहीं कर रहा है इस चीज को। राम मतलब जो पर्सन है वो डिनाई नहीं कर रहा है फैक्ट को। तो इस केस में ये जो पर्सन है बेटा वो एजेंसी बाय स्टॉपल बन जाएगा। एक्चुअल में एजेंट तो नहीं है लेकिन प्रिंसिपल के कारण यहां पर वो एजेंट बन जाएगा, वो एजेंसी बाय स्टॉपल आप लोग का कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? फिर एजेंसी बाय नेसेसिटी, मतलब जिस केस में जरूरत पड़ेगा बेटा उस केस में आप बन जाओगे, जैसे इमरजेंसी केस में। अब जैसे कि आप एजेंट नहीं हो लेकिन आपके फैक्ट्री में आग लग गई, तो आप बचाने की कोशिश करोगे कि नहीं? तो एजेंसी फॉर नेसेसिटी होता है। इस केस में ध्यान समझना, एजेंसी फॉर नेसेसिटी केस में टू प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ प्रिंसिपल, आप कोशिश करते हो बेटा प्रिंसिपल के लॉस को कम करने के। जैसे अचानक से आग लग गया फैक्ट्री में, आप एजेंट नहीं हो लेकिन आप एम्प्लॉय, आपने क्या किया, फायर ब्रिगेड को बुला लिया, आपने सब चीज कर लिया, उसके चक्कर में आपका ना 1 लाख रुपए खर्च हो गया, तो एजेंसी बन गया, प्रिंसिपल को कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो इंप्लाइड के दो रास्ते होते हैं, एजेंसी बाय स्टॉपल और दूसरा होता है बेटा एजेंसी फॉर नेसेसरी। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब आप बनाना तो नहीं चाहते लेकिन लॉ ने आपको बना दिया है। जैसे कि एक मेन एग्जांपल होता है बेटा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है ध्यान समझना, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर
पार्टनर, मतलब हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट है। इसको प्यार से बेटा म्यूचुअल एजेंसी भी बोला जाता है। ओके, इसको म्यूचुअल एजेंसी भी बोला जाता है। यस और नो, ये हो गया ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब रेटिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन कोई एक्ट को विदाउट अथॉरिटी परफॉर्म करता है, किसमें विदाउट अथॉरिटी, लेकिन बाद में उसको विद अथॉरिटी चेंज कर दिया जाता है। आप जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जैसे कि अब एक पर्सन है, उसका नाम है समझो राम। ही इज नॉट एक्चुअली एजेंट। ध्यान समझना, वो एक्चुअली में एजेंट तो नहीं है, या तो ये समझ लो कि चलो एजेंट है। चलो एग्जांपल लेते हैं कि एजेंट है, लेकिन उसको अथॉरिटी दी हुई है, ओनली अथॉरिटी टू सेल गुड्स ओनली फॉर ₹20। मतलब उसको गुड्स तो सिर्फ 20 में बेचना, उससे कम में नहीं बेचना। हुआ क्या, राम को अथॉरिटी तो नहीं थी, लेकिन उसने श्याम को गुड्स को ₹10 में सेल कर दिया। ये तो गलत बात है भाई, विदाउट अथॉरिटी। मतलब इस पर्पस के लिए राम तो एजेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन हुआ क्या, अब जो इन लोग का जो प्रिंसिपल है, मतलब मिस्टर राम का जो प्रिंसिपल है बेटा, उसका नाम है के। समझ आए कि नहीं? अब ये सब एक्ट को देखता है, तो मिस्टर के ने श्याम को बोला ठीक है ना, मेरा ही एजेंट है, उसके गलती को मैं रेटिफाई करता हूं और अथॉरिटी दे देता हूं उसको आज से। तो बेटा इस केस में रेटिफिकेशन है, तो इस केस में ये जो ₹10 का जो सेल है बेटा, वो वैलिड माना जाएगा, और जो प्रिंसिपल है विल बी हेल्ड लाइबल। समझ आए कि नहीं है? प्रिंसिपल विल बी लाइबल। तो ध्यान समझना, रेटिफिकेशन मतलब होता क्या है। ओके, अब क्लियरली समझिएगा। अब रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन, मतलब जो प्रिंसिपल है, ध्यान समझना, प्रिंसिपल है जो एजेंट के एक्ट को रेटिफाई करता है। जरा लिखते हैं, when one person act without अथॉरिटी, मतलब एक पर्सन एक्ट करता है विदाउट अथॉरिटी, एंड सेम हैज बीन रेटिफाइड विद अथॉरिटी, और उसी सेम चीज को आप अथॉरिटी के साथ अगर रेटिफाई करते हो तो बेटा उसको रेटिफिकेशन बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान समझना कि अगर आपको एजेंसी को क्रिएट करना है बेटा, तो उसके लिए आपके पास 3 रास्ते होते हैं। समझ आए कि नहीं आए? अगर आपको एजेंसी को क्रिएट करना है तो 3 रास्ते होते हैं, एक्सप्रेस होता है, इंप्लाइड होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, और रेटिफिकेशन होता है। रेटिफिकेशन की कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती, रेटिफिकेशन कुछ कुछ चीजें हैं। अब देखो, अगर आप लोग को रेटिफिकेशन करना है तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा एसेंशियल्स ऑफ रेटिफिकेशन। एसेंशियल्स ऑफ रेटिफिकेशन मतलब अगर आपको रेटिफिकेशन करना है तो कुछ कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ध्यान समझिएगा, पहला, जो आप लोग का रेटिफिकेशन है वो चाहे तो एक्सप्रेस भी हो सकता है, चाहे तो वो इंप्लाइड भी हो सकता है। ध्यान समझना, रेटिफिकेशन चाहे तो एक्सप्रेस भी हो सकता है, चाहे तो वो इंप्लाइड भी हो सकता है। और ध्यान समझना, जो पर्सन रेटिफिकेशन कर रहा है बेटा, उसके पास वैलिड नॉलेज होना चाहिए। वैलिड नॉलेज मतलब उसके पास पूरे के पूरे नॉलेज होना चाहिए कि एजेंट ने क्या क्या काम किया। अगर जो पर्सन रेटिफाई कर रहा है उसके पास अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो बेटा रेटिफिकेशन आप लोग का वैलिड नहीं कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर ध्यान समझना, रेटिफिकेशन बेटा पूरे ट्रांजेक्शन के लिए करना पड़ेगा, होल ट्रांजेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है ना, जो प्रिंसिपल को जो बेनिफिट लग रहा है उसको रेटिफाई कर देगा, बाकी को नहीं करेगा, ऐसा नहीं चलने वाला। जितने पूरे ट्रांजेक्शन है, होल ट्रांजेक्शन को रेटिफाई करना पड़ेगा। फिर रेटिफिकेशन cannot injure third
पार्टी, मतलब जो रेटिफिकेशन आप करोगे बेटा उससे इंजरी नहीं होना चाहिए थर्ड पार्टी को। अगर थर्ड पार्टी को अगर नुकसान हुआ बेटा तो इस केस में रेटिफिकेशन आप लोग का इनवैलिड कहलाएगा। फिर आप लोग का जो रेटिफिकेशन है बेटा वो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, रीजनेबल टाइम में। अब जैसे कि मैंने यहां पास मतलब विदाउट अथॉरिटी एक्ट किया है 2020 में, प्रिंसिपल उसको रेटिफाई करना चाहे 2023 में, क्या रीजनेबल टाइम है? आंसर इज नो भाई, हर चीज का एक समय सीमा होता है ना। आप 10 साल बाद रेटिफाई करोगे तो थर्ड पार्टी मान थोड़ी नहीं जाएगा उस चीज को लेके, तो आपको रीजनेबल टाइम में करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो आप रेटिफाई करोगे बेटा वो वैलिड एक्ट का होना चाहिए। जैसे कि आप अगर फ्रॉड कर रहे हो, या तो फॉर्जरी कर रहे हो, तो ये सब चीजों के लिए आप रेटिफिकेशन अलाउ नहीं कर सकते। समझ आए कि नहीं? तो रेटिफिकेशन करने के लिए आपके कुछ कुछ एसेंशियल फीचर्स। हेलो, तो उम्मीद है बेटा आप लोग को रेटिफिकेशन तो समझ आ गया होगा, क्रिएशन ऑफ एजेंसी भी समझ आ गया होगा कि एजेंसी कैसे क्रिएट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है, मतलब एक्सटेंट ऑफ द एजेंट अथॉरिटी। एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, मतलब जो एजेंट का अथॉरिटी किस किस चीजों में रहता है। तो ध्यान समझना, दो प्रकार की इसकी अथॉरिटी होती है। जैसे कि पहला होता है बेटा नॉर्मल, इसको बोला जाता है इन केस ऑफ नॉर्मल सरकमटेंसेस, और दूसरा बोला जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, जो एक इमरजेंसी का केस होता है। नॉर्मल सरकमटेंसेस को ध्यान समझना, जैसे कि मैंने आपको अपॉइंट किया एजेंट लैपटॉप को सेल करने के लिए, समझ आए कि ना। अब आप लैपटॉप सेल कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप को सेल करते करते आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। मतलब बोलने का मतलब यह है कि जैसे कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट भी प्रिपेयर करोगे तो आपको पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, आप ले सकते हो ना। तो नॉर्मल सर्कमटेंसेस में क्लियरली ये बोला जाता है कि जो एजेंट है बेटा बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए हर वो काम कर सकता है जो जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला कैलकुलेटर, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है कैलकुलेटर, तो प्रिंसिपल ये नहीं बोल सकता कि आपने कैलकुलेटर क्यों नहीं लिया, आपने मेरे से परमिशन लिया था क्या? नहीं 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 नहीं। तो एजेंट को बेटा अथॉरिटी होती है नॉर्मल सर्कमटेंसेस में। तो ध्यान समझिएगा, यहां पास क्या बोलता है, जो एजेंट होता है, एजेंट कैन डू ऑल द एक्ट टू कंडक्ट बिजनेस, मतलब बिजनेस को करने के लिए जो जो चीज जरूरी है बेटा वो एजेंट कर सकता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं आपको लैपटॉप बेचने के लिए किया था, आप एक कैलकुलेटर ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, तीन ले, चलो पांच ले, तो इमरजेंसी के लिए आपका काम आएगा, पांच स्टॉक। आप 1000 कैलकुलेटर परचेस करके लाए हो, आप किसका बिजनेस करो, कैलकुलेटर का करो कि लैपटॉप का? लैपटॉप में डील कर रहे हो ना। तो ये नॉर्मल सर्कमटेंसेस नहीं है। इस केस में क्लियरली समझ जाओ बेटा, इस केस में लाइबल कौन है? एजेंट लाइबल है, क्योंकि उसको अथॉरिटी है ही नहीं इस चीज का। समझ आए कि नहीं आए? आप एक खरीदो, दो खरीदो, पांच खरीदो, वो काम का चीज है ना। आप 1000 खरीद के ला लियो भाई, ये तो गलत बात है। अब आता है इमरजेंसी सिचुएशन। अब जो आप लोग का जो इमरजेंसी सिचुएशन होता है, ओके, इसका मतलब ये होता है टू प्रोटेक्ट द लॉस, टू प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के लॉस को प्रोटेक्ट करना। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो इमरजेंसी में आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं, उसको क्लियरली समझिएगा। अब जैसे कि एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, जो वेजिटेबल का प्रोड्यूसर, जैसे टमाटर हो गया, कैबेज हो गया, गोभी, जो भी चीज मान लो, मिस्टर एक्स प्रोड्यूसर है। उसने एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसका नाम है मिस्टर वाई। तो यहां पास हमारा मिस्टर एक्स बेटा प्रिंसिपल बनेगा और जो मिस्टर वाई है हमारे लिए एजेंट बनेगा। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को इसलिए अपॉइंट किया ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए, ओके, ट्रांसपोर्ट पर्पस, और साथ ही साथ जो वेजिटेबल्स है उसको सेल करने के लिए। समझ आया कि नहीं? लेकिन कंडीशन क्या थी कि जो वेजिटेबल को आपको सेल करना है वो रहेगा 20 रुपीज पर केजी, मतलब आप 20 रुपए से कम में नहीं बेच सकते। समझ आया कि नहीं आया? तो मिस्टर एक्स जो है उसने मिस्टर वाई को एजेंट ग्रुप में अपॉइंट किया। अब हुआ क्या, अब इसको ट्रांसपोर्ट करना था। ट्रांसपोर्ट का डिस्टेंस था बेटा, समझो दुर्ग टू धमतरी,
मतलब ट्रांसपोर्ट करना था दो जगह बेटा, एक दूर है और एक धमतरी। अब हुआ क्या, बीच में ना जाते जाते ना फ्लड आ गया सर, एकदम ज्यादा पानी गिरा रातों रात, तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया। अब बाढ़ होने के कारण जो ब्रिज था बेटा वो टूट गया, समझ आएगी ना। अगर ब्रिज जो टूट गया तो अब बेटा ट्रक तो उसमें चल नहीं सकता, वो कैसे करेगा। अब हुआ क्या, इमरजेंसी सिचुएशन आ गया। अब करे तो करे क्या भाई, ना तो पीछे जा पा रहा है ट्रैफिक के कारण, ना तो सामने जा पा रहा है, ना तो प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर पा रहे क्योंकि उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं है। अब हुआ क्या, उसने लोकल मार्केट में उस वेजिटेबल्स को 3 रुपीज पर केजी में सेल कर दिया, क्योंकि उसको डर था जो वेजिटेबल्स है वो पेरिशेबल नेचर का है, अगर मैं सेल नहीं करूंगा बेटा तो इस केस में पूरा वेजिटेबल खराब हो जाएगा, उसको डर लग रहा था। तो केस क्या, ये जो हमारा एजेंट है भाई, क्या उसने लॉस को प्रोटेक्ट किया, यस लॉस भाई पूरा तो कम नहीं कर पाया लेकिन 3 रुपया बचा लिया उसने। तो ये बेटा इमरजेंसी केस में है। कल के डेट में प्रिंसिपल ऐसा नहीं बोल सकता एजेंट को कि आपने 3 रुपए में क्यों बेचा है, जबकि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स के भलाई के लिए काम किया। समझ आया कि नहीं है। तो ये बेटा इमरजेंसी सिचुएशन होता है, ये ध्यान समझिएगा। हर समय आपका इमरजेंसी अप्लाई नहीं होगा, मतलब हर केस में आप इमरजेंसी का केस अप्लाई नहीं कर सकते। तो केस आपका आता है बेटा व्हेन इमरजेंसी विल अप्लाई। तो ध्यान समझिएगा इमरजेंसी कब कब अप्लाई होगा। केस नंबर 1, जब एजेंट के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी प्रिंसिपल से कांटेक्ट करने के लिए। तो एजेंट के पास नो अपॉर्चुनिटी टू कांटेक्ट प्रिंसिपल। समझ आया कि नहीं आया। एजेंट के पास प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी नहीं था प्रिंसिपल को कांटेक्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, जो एजेंट है बेटा वो एक्ट करेगा प्रॉम्प्टली। समझ आया कि नहीं आया। जो एजेंट है वो एक्ट करेगा प्रॉम्प्टली, जो सही है। ओके। तीसरा, जो एजेंट जो एक्ट करेगा, ध्यान समझना, वो बोनाफाइड होना चाहिए। जो एक्ट करेगा वो बोनाफाइड और साथ ही साथ बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल के बेनिफिट में होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट थिंग थोड़ा ध्यान समझना, जो आप लोग का जो एक्ट होगा उस टाइम पे एजेंट के पास उस गुड्स का पोजेशन होना चाहिए। अगर गुड्स का पोजेशन नहीं होता है बेटा तो इमरजेंसी नहीं अप्लाई होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट केस है बेटा, अगर आपको इमरजेंसी को अगर अप्लाई करना है तो। क्लियर है कि नहीं। तो यहां तक हम लोग का खत्म होता है। एक्सटेंड ऑफ एजेंट और दो तरीका होता है, एक नॉर्मल होता है, आप लोग का इमरजेंसी होता है। अब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ सब एजेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ सब एजेंट। अब देखो सब एजेंट वो पर्सन होता है जो ओरिजिनल एजेंट अपॉइंट करता है। समझ आया कि नहीं। जैसे कि प्रिंसिपल ने एक पर्सन को अपॉइंट किया एज अ एजेंट, उसने अपने नीचे एक और एजेंट अपॉइंट कर दिया। तो सब एजेंट कौन होता है, पर्सन अपॉइंटेड बाय द ओरिजिनल एजेंट। मतलब ऐसा पर्सन जो ओरिजिनल एजेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। लेकिन कुछ कुछ चीजों को तुम क्लियर कर लो पहले, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, समझते हैं। जैसे कि मिस्टर ए ने एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने उस काम के लिए मिस्टर सी को अपॉइंट कर दिया। ये तो भाई कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मतलब मैंने आपको काम दिया और काम को आप टाल के किसी और को अपॉइंट कर लिए। अगर मेरे को पता होता कि आप काम को नहीं कर सकते तो मैं किसी और को अपॉइंट करता ना। मतलब मेरा बोलने का पर्सन ये है कि जो पर्सन एजेंट है वो डेलीगेटी है, जिसको काम डेलीगेट हुआ है और वो फर्दर डेलीगेट कर रहा है। नॉट पॉसिबल। समझ आए कि नहीं आए। तो ध्यान से समझिएगा क्या बोलते हैं। एन एजेंट कैन नॉट lawfully appoint सब एजेंट। अब जो एजेंट है बेटा लॉफुली किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकता। ये तो भाई काम चोरी वाली बात हो गई। लेकिन 3 ऐसे केस होते हैं बेटा एक्सेप्शन, जिसमें बस वो सब एजेंट अपॉइंट हो सकता है। समझ आए कि नहीं। एक्सेप्ट 3 ऐसे सिचुएशन होता है जिसमें आप चाहे तो सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते हो। सबसे पहला, अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है,
दूसरा, अगर वो आप टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बेटा या तो कस्टम में है, या तो ये भी नहीं हो पा रहा है बेटा, तो थर्ड होता है आप लोग का इमरजेंसी। ये तीन ऐसे केस होते हैं जिसमें आप सिर्फ सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, अदरवाइज आपका कोई चांस नहीं कि आप सब एजेंट अपॉइंट कर पाओ। क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज तुम लोग क्लियर समझना, जो पर्सन सब एजेंट है उसको बेटा अपॉइंट किया है हमारे पर्सन एजेंट ने, तो ये तो प्रिंसिपल को जानता नहीं है सब एजेंट, तो जो सब एजेंट है सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा एजेंट के लिए, प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा ध्यान समझते हैं, क्या बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स शुरू से। प्रिंसिपल is liable to the third party for the act of सब एजेंट, मतलब सब एजेंट जो काम करेगा उसके लिए प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लाइबल है। समझ आए कि नहीं आए? फिर सेकंड, एजेंट इज लाइबल टू प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, मतलब जो सब एजेंट जो एक्ट कर रहा है बेटा उसके लिए एजेंट लाइबल है। मतलब एजेंट, सब एजेंट को अपॉइंट किसने किया? एजेंट ने। अगर सब एजेंट ने कुछ काम कर दे तो प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा, भाई मेरी गलती के कारण मैंने उसको अपॉइंट किया था, उसके कारण गड़बड़ हुआ है। लेकिन अब सब एजेंट भाई होशियार आदमी, वो सिर्फ और सिर्फ किसको जवाबदार होगा? एजेंट के लिए। बट सब एजेंट इज ओनली responsible to the agent, not to the principal। वो बेटा प्रिंसिपल के लिए जवाबदार नहीं होगा। यस और नो? तो ध्यान समझना, एक बार फिर समझाता हूं। जो पर्सन एजेंट है वो किसी और थर्ड पर्सन को तो अपॉइंट नहीं कर सकता सब एजेंट, लेकिन तीन केस होते हैं, अगर टर्म्स ऑफ कंडीशन में अगर लिखा हुआ है, या तो कस्टम या तो इमरजेंसी में। अब ध्यान समझना, अगर सब एजेंट ने कुछ एक्ट किया तो थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल लाइबल है, मतलब सब एजेंट बाउंड कर सकता है प्रिंसिपल को। समझ आया कि नहीं है? और जो एजेंट है सब एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल को लाइबल है। और बेटा ध्यान समझना, सब एजेंट को अपॉइंट एजेंट ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ वो एजेंट को जवाब देगा, प्रिंसिपल को कभी भी आंसरेबल नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल को जानता ही नहीं है। समझ आया कि नहीं है? इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ सब एजेंट। ओके, सब एजेंट नहीं, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आता है आपका, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। आपका एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अब देखो, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता कौन है? वो पर्सन जिसको एजेंट अपॉइंट तो करता है, लेकिन किसके लिए अपॉइंट करता है? ओरिजिनल प्रिंसिपल के लिए, मतलब वो सब एजेंट तो नहीं है। ध्यान समझना, सब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज नॉट सब एजेंट। सबसे पहले तो वो सब एजेंट नहीं है, क्लियरली। अब सब एजेंट होता कौन है? हु इज appointed by agent for the principal। तो बेटा ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है, ध्यान समझना। और जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है बेटा वो सेम रहेगा एजेंट जैसे, मतलब इसके लिए एक बार अगर ओरिजिनल एजेंट ने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट कर दिया तो एजेंट का रोल खत्म। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ने अगर कुछ गलती कर दिया तो बेटा उस केस के लिए ओरिजिनल एजेंट हमारे लिए लाइबल नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा यहां तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। चलो बच्चा लोग, अब आप लोग का स्टार्ट करते हैं बेटा ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एजेंट, मतलब एजेंट के क्या क्या ड्यूटीज होते हैं और क्या क्या उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो ध्यान समझिएगा, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन
एजेंट मतलब एजेंट में क्या क्या ड्यूटी होते हैं और क्या क्या ऑब्लिगेशन होता है। एजेंट में तो सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है सर, कितने सारे पॉइंट्स हैं सर, किसके किसके हम पॉइंट्स को याद रखें। तो हमको तो इस चीज का डर रहता है कि हम किस किस के पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो एक चीज समझिएगा, मैं मानता हूं कि सब सेक्शन वाइज अरेंज्ड है, और अगर सेक्शन वाइज याद करने जाओगे तो सर हम सेक्शन में भूल जाते हैं, पॉइंट्स भी भूल जाते हैं। तो बेटा मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूं, कीवर्ड को याद रखो, पूरे पॉइंट्स आप लोग के कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कीवर्ड है सोडा पी के RIP। आप सोडा पी के आपकी डेथ हो गई समझो, सोडा पी के RIP, अगर ये कोड याद रखते हो तो पूरे ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन आपके खत्म हो जाएंगे। ध्यान समझिए क्या क्या आता था। एस मतलब सीक्रेट प्रॉफिट, ओ मतलब ओन अकाउंट, मतलब ड्यूटी नॉट टू डील विथ ओन अकाउंट, डी मतलब आप लोग का ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, ए मतलब होता है अकाउंट्स, प्रॉपर अकाउंट्स रेंडर करना पड़ता है, पी मतलब होता है पे सम, जो जो प्रिंसिपल के बिहाफ में पैसा मिला है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सी मतलब होता है नॉट यूज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें। आर रीजनेबल केयर एंड स्किल होता है। आई मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस होता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन को। और आप लोग का बेटा जो पी, आप लोग का जो पी होता है कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। समझ आए कि नहीं? तो ये अगर आप याद करते हो तो पूरे के पूरे आपको याद हो जाएंगे। तो पारी पारी समझते हैं। ओके, पहला आप लोग का होता है सीक्रेट प्रॉफिट। एस मतलब सीक्रेट प्रॉफिट, तो हम पूरा लिखते हैं ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, मतलब ये ड्यूटी है कि सीक्रेट प्रॉफिट आपको नहीं करना है। समझ आया कि नहीं? ओ मतलब होता है ड्यूटी नॉट टू डील विथ ओन अकाउंट, मतलब ओन अकाउंट में इसको डील भी नहीं करना है। डी मतलब होता है बेटा डेलीगेशन, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, मतलब एजेंट को अपने काम को डेलीगेट नहीं करना है। थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ये एस हो गया, ये ओ हो गया, ये डी हो गया। फिर आप लोग का फोर्थ पॉइंट होता है बेटा ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, आपको प्रॉपर अकाउंट्स देना पड़ेगा। तो यहां पर ए आ गया, क्लियर है कि नहीं? अब फिर हम बात करते हैं बेटा, ये सोडा हो गया, अब हम बात करेंगे आपके पी का। पी मतलब ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड, जो पैसा मिले उसको वापस करना पड़ेगा, तो आप लोग का पी हो गया। फिर सी में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको बोला जाता है नॉट टू यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यूज नहीं करना है। यहां पर सी हो गया आप लोग का। अब आता है बेटा आप लोग का RIP। ओके, अब आपके आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रीजनेबल केयर, मतलब एजेंट को रीजनेबल केयर में काम करना पड़ेगा, रीजनेबल केयर एंड स्किल। ये हो गया बेटा आप लोग के लिए क्या हो गया, ये आर हो गया। फिर फॉलो इंस्ट्रक्शन और कस्टम, ओके यहां पास आप लोग का आर आ गया। एट्थ फॉलो इंस्ट्रक्शन और कस्टम, या तो इंस्ट्रक्शन नहीं है तो कस्टम, तो बेटा आप लोग का आई हो गया। और सेवेंथ होता है बी, सॉरी सेवेंथ आप लोग का होता है पी, कम्युनिकेट प्रिंसिपल, कम्युनिकेट प्रिंसिपल, गॉट इट और नॉट, यहां पास आ गया आप लोग का पी। तो बेटा इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं? अब पारी पारी से सब पॉइंट्स को समझते हैं। अब ध्यान समझना, पहला क्या बोलता है, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, मतलब ये एजेंट की ड्यूटी होती है कि उसको सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना है। अब सीक्रेट प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट होता है बेटा, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अदर देन रेम्युनरेशन है, मतलब जो एग्रीड सम है उससे ज्यादा अगर वो पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है अपने एजेंट के पोजीशन को यूज करके, तो वो गलत बात है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको प्रिंसिपल को कंपनसेट करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? अब आता है ड्यूटी टू नॉट डील विथ ओन अकाउंट्स, मतलब उसको अपने ओन अकाउंट्स में डील नहीं करना है। समझ आए कि नहीं आए? ओन अकाउंट में उसको डील नहीं करना है। इसका एक एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। हम बता रहे हैं बेटा यहां पर ओन अकाउंट में डील नहीं करना है उस पर्सन को। अगर देखो, अगर वो ओन अकाउंट में अगर डील करता है तो कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंसिपल रेप्यूडिएट भी कर सकता है बेटा, और चाहे तो उसका जो बेनिफिट रिसीव हुआ है उसको भी गेन कर सकता है। जैसे एग्जांपल लेना, एक मिस्टर पी है,
इसका जो बिजनेस है बेटा वो है समझो रियल एस्टेट का, मतलब जमीन जायदाद का डीलिंग करता है रियल एस्टेट। इसने एक पर्सन मिस्टर ए को एज अ एजेंट अपॉइंट किया, इसने मिस्टर ए को एज अ एजेंट अपॉइंट किया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब मिस्टर पी मिस्टर ए को ये बोलता है कि एक लोकेशन है, चलो एग्जांपल ले लो, लोकेशन है पचपेड़ी नाका, पचपेड़ी नाका में एक लैंड है, उसको मुझे सेल करना है। तो एजेंट को ये बोलता है कि आप इस लैंड को सेल करवा दो। अब एजेंट क्या करता है, ठीक है मैं बेच दूंगा। तो एजेंट उस लैंड को सेल करने से पहले समझो इंस्पेक्शन करता है, ओके। अब इंस्पेक्शन करते टाइम उसको ये चीज पता चलता है कि उस लैंड में गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन है मतलब अगर थोड़ा सा मैं और मेहनत करूं तो इसके अंदर सोना निकल सकता है, उसको ऐसा लग रहा है, ध्यान समझना इस चीज को। अब वो क्या करता है, मिस्टर ये बोलता है कि ठीक है सर, प्रिंसिपल को बोलता है कि अगर आपको बेचना है तो मैं ही खरीद लेता हूं। लेकिन इसके बारे में उसने प्रिंसिपल को नहीं बताया, मतलब प्रिंसिपल से छुपाया, उसने अपने ओन अकाउंट पे डील किया। तो इस केस में अगर एजेंट ने अपने ओन अकाउंट पे डील किया तो बेटा वो लाइबल होगा प्रिंसिपल के लिए। समझ आएगी नहीं आया? तो ध्यान समझिएगा, अगर ओन अकाउंट में अगर डील करता है आपका एजेंट तो बेटा दो हो सकते हैं, या तो आपका प्रिंसिपल चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, रेपुडिएट मतलब कैंसिल कर सकता है, या तो क्लेम ले सकता है बेटा बेनिफिट का। अगर कुछ भी क्लेम हुआ है, मतलब कुछ भी बेनिफिट हुआ है तो उसका क्लेम डिराइव कर सकता है। समझ आए कि नहीं आए? तो दो यहाँ पास रास्ते होते हैं। अब फिर ध्यान समझिएगा, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, इसका मतलब क्या होता है कि एक जो एजेंट है ऑलरेडी डेलीगेटी है, समझ आए कि नहीं, वो अपने ड्यूटी को नहीं डेलीगेट कर सकता, तो उसकी ड्यूटी है कि भाई उसको डेलीगेट नहीं करना। लेकिन तीन केस होता है जिसमें वो ड्यूटी को डेलीगेट कर सकता है। पहला एज पर टर्म्स ऑफ कंडीशन होगा तो, दूसरा अगर कस्टम है तो, और तीसरा अगर आपका इमरजेंसी है तो। तीन ही ऐसे केस में जिसमें कि डेलीगेशन हो सकता है। गॉट इट और नॉट? अब ध्यान समझिएगा, ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स मतलब प्रॉपर अकाउंट्स रेंडर करना पड़ेगा। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान समझते हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं प्रॉपर अकाउंट्स। तो एक चीज क्लियर समझिएगा, जब 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 प्रिंसिपल डिमांड करेगा एजेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट, तो एजेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट को सप्लाई करना पड़ेगा। समझ आए कि नहीं? जब जब प्रिंसिपल डिमांड करेगा एजेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट तो एजेंट को सप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान समझना, सिर्फ और सिर्फ बुक्स अकाउंट देने से काम नहीं चलेगा बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट को सपोर्टेड वाउचर के साथ सबमिट करना पड़ेगा, मतलब उसके साथ सपोर्टेड वाउचर्स भी होने चाहिए। वाउचर्स क्या होते हैं? आप लोग के बिल्स होते हैं। समझ आए कि नहीं? सपोर्टेड वाउचर्स उसमें अनेक्स होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब थोड़ा ध्यान समझना, उसके बाद आपका पॉइंट आता है नॉट टू यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो अब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब होता है बेटा गोपनीय, मतलब ऐसा चीज जो सिर्फ और सिर्फ किसको पता है? एजेंट को पता है। मतलब प्रिंसिपल की कुछ ऐसे बातें हैं जो एजेंसी के कारण एजेंट को पता चल चुका है, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना है। फिर आता है बेटा रीजनेबल केयर एंड स्किल। अब देखो रीजनेबल केयर मतलब क्या होता है, अगर वांट ऑफ स्किल है, मगर प्रिंसिपल चाहता है कि कुछ आपसे स्किल एक्स्ट्रा चाहता है तो स्किल में आपको काम करना पड़ेगा। समझ आएगी ना? और अगर आप ऐसा नहीं करते हो स्किल में, रीजनेबल केयर और स्किल में, तो उस केस में बेटा आप प्रिंसिपल को लायबल होगे। लेकिन अगर आपने स्किल में पूरा काम किया और फिर भी आपको अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो प्रिंसिपल आपके लिए आपको डैमेज क्लेम करके देगा, मतलब आपको डैमेज पे करेगा। क्लियर है कि नहीं? फिर आता है बेटा फॉलो इंस्ट्रक्शन और कस्टम। समझ आए कि नहीं आए? फॉलो इंस्ट्रक्शन या तो इंस्ट्रक्शन नहीं है बेटा तो और कस्टम। तो ध्यान समझिएगा, अगर प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्ट में अलग से इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको क्या काम करना है तो वो काम करना है, अगर नहीं दिया बेटा तो जो कस्टम में चल रहा है आपको वही काम करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल, एक बिजनेस है पेट्रोल पंप। अब तुमको एक चीज पता होगा कि पेट्रोल पंप में जो नॉर्मल रिटेलर लोग हैं उनको आप क्रेडिट में नहीं दे सकते, क्रेडिट सेल में नहीं दे सकते, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स होने वाले। अब ये चीज समझो कि जो प्रिंसिपल है उसने अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि आपको कैश सेल करना है कि क्रेडिट सेल करना है, लेकिन जो कस्टम है पेट्रोल पंप का, जो कस्टम है वो बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ हम कैश सेल्स ही करेंगे। तो इस केस में अगर एजेंट ने क्रेडिट सेल कर दिया और क्रेडिट सेल की अगर बैड डेब्ट हुई तो एजेंट विल बी हेल्ड लाइबल। समझ आए कि नहीं? कौन लाइबल होगा इस केस में? एजेंट विल बी लाइबल। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर क्या बोलते हैं?
कम्युनिकेट प्रिंसिपल मतलब ये ड्यूटी होता है कि कभी भी कोई भी सिचुएशन में अगर एजेंट फंसता है तो उसकी जवाबदारी है बेटा कि उसको प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ही उसको बताएगा नहीं कि आगे आपको क्या एक्शन लेना है और आपको क्या एक्शन नहीं लेना है। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब हम समझते हैं राइट्स ऑफ एजेंट, मतलब एजेंट्स के क्या क्या अधिकार होते हैं। ओके, अभी हमने ड्यूटी पढ़ा, अब हम देखते हैं राइट्स ऑफ एन एजेंट। फिर वही बात, इसके पॉइंट्स थोड़े ज्यादा हैं, ठीक है? तो सर क्या फिर से इसे कोट मिल पाएंगे? हाँ भाई, कोट तो जरूर मिल पाएगा, ध्यान समझना। इसका कोट रहेगा LIC कंपनसेशन फॉर RR। ध्यान से समझना, LIC कंपनसेशन फॉर RR। अब ध्यान समझिए, कोई ऐसे बच्चे हैं जो सेक्शन वाइज अगर लर्न कर चुके हैं बेटा तो आपको कोर्ट में नहीं जाना है, समझ आएगी ना? अब सीक्वेंस वाइज अगर पहले से लर्न कर चुके हैं तो कोर्ट आपके काम करनी है, उनके लिए जिनको बच्चों को तकलीफ हो रही है याद करने में, ठीक है? अब पारी पारी समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। अब L मतलब होता है बेटा आप लोग के लिए लीन, मतलब जो एजेंट है वो चाहे तो प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी में लीन कर सकता है, समझ आए कि नहीं? अब आई होता है बेटा राइट टू इंडेमनीफाई, मतलब अगर एजेंट ने बेटा गुड फेथ में, और अगर गुड फेथ में और या तो बेटा उसने लॉफुल एक्ट किया है तो बेटा उसके पास राइट से इंडेमनिफिकेशन ले सकता है। सी मतलब यह होता है बेटा कि अगर क्रिमिनल एक्ट, अगर ध्यान समझना, अगर क्रिमिनल एक्ट अगर एजेंट करता है तो उस केस में उसका कोई भी अधिकार नहीं होने वाला। कंपनसेशन, अगर कंपनसेशन पूरा वर्ड है, अगर प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट के कारण अगर कुछ भी कंपनसेशन अगर नुकसान होता है तो कंपनसेशन प्रिंसिपल देगा, समझ आया कि नहीं? आर, पहले आर का मतलब होता है बेटा रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव, जो पैसा मिले उसे रिटेन कर सकते हैं। एक आर का मतलब रेम्युनरेशन होता है। तो पारी पारी से लिखते हैं। पहला बोलता है एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, मतलब एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी में लीन कर सकता है। दूसरा, राइट टू इंडेमनीफाई, उसका अधिकार है बेटा इंडेमनीफाई का। ओके, फिर आप लोग का सी, ध्यान समझिएगा, अब जो आप लोग का सी है बेटा नॉन लायबिलिटी ऑफ क्रिमिनल एक्ट, नॉन लायबिलिटी ऑफ क्रिमिनल एक्ट। अगर क्रिमिनल एक्ट होता है तो बेटा कोई भी लायबिलिटी नहीं आने वाली, ठीक है? उसके बाद ये हो गया बेटा आप लोग का LIC। फिर कंपनसेशन, कंपनसेशन फॉर प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट, अगर प्रिंसिपल कोई काम को अगर नेग्लेक्ट करता है बेटा तो उस केस में कंपनसेशन लेने का अधिकार है। क्लियर है कि नहीं? फिर आप लोग का आता है बेटा आर, पहला आर आता है आप लोग का राइट टू रिटेन, राइट टू रिटेन, और दूसरा आप लोग का आर होता है बेटा राइट फॉर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी या कमीशन लेने का उसको अधिकार है। समझ आए कि नहीं आए? अब पारी पारी समझते हैं क्या बोलते हैं। अब देखिए टोटल यहां पास आप लोग के 6 राइट्स हैं, उसको क्लियरली हम लोग समझते हैं। अब देखिए पहला क्या बोलता है, एजेंट्स लीन ऑन अ प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, मतलब प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी में एजेंट को लीन करने का अधिकार है। अब लीन क्या होता है, किसी के प्रॉपर्टी को बेटा जब तक अपना क्लेम सेटलमेंट नहीं होता, जैसे कि ध्यान समझना, अगर जो प्रिंसिपल है वो उसको सैलरी नहीं दे रहा है, कमीशन नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, तो प्रॉपर्टी को लीन कर सकता है। अब ध्यान समझना, प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है, देखो प्रॉपर्टी में गुड्स आ सकता है, ओके, पेपर आ सकते हैं, पेपर मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ सकते हैं, और चाहे तो बेटा उसके कोई अदर प्रॉपर्टी भी आ सकते हैं लीन करने के। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझना, राइट टू इंडेमनीफाई, अब राइट टू इंडेमनीफाई होता है बेटा उसके लिए 2 केस। सबसे पहले अगर जो एजेंट है उसने गुड फेथ में कुछ एक्ट किया है, समझे, गुड फेथ मतलब वो सही विश्वास करके एक्ट किया है लेकिन वो गलत हो गया, ठीक है? और दूसरा, या तो उसने कुछ लॉफुल एक्ट किया है, समझ आए कि नहीं आए? अब होता क्या है, जैसे कि अब पेपर बोट एक कंपनी, जैसे एग्जांपल चल रहा था हम लोग का, पेपर बोट मेरे पास एजेंसी थी, मैंने सेल किया गुड्स को, लेकिन जो अंदर के प्रोडक्ट्स थे बेटा वो गलत थे, भाई उसको पीने के बाद लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया, भाई मेरे ऊपर केस हो गया, एजेंट के ऊपर केस हो गया, तो बेटा इसको कौन बचाएगा? प्रिंसिपल बचाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल की गलती है, तो राइट टू इंडेमनीफाई आता है। फिर
नॉन लाइबिलिटी ऑफ क्रिमिनल एक्ट, अगर क्रिमिनल एक्ट प्रिंसिपल के द्वारा होता है तो बेटा एजेंट का कोई अधिकार नहीं होगा, और अगर एजेंट ने कुछ क्रिमिनल एक्ट किया है तो बेटा इसमें एजेंट ने कुछ क्रिमिनल एक्ट किया तो उसका भी कोई अधिकार नहीं होने वाला। समझ आए कि नहीं आया? ठीक। फिर कंपनसेशन फॉर प्रिंसिपल नेग्लिजेंस, अगर प्रिंसिपल ने कोई काम का नेग्लिजेंसी किया तो इस केस में बेटा कंपनसेशन देना पड़ेगा, किसको? एजेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। फिर राइट टू रिटेन, क्लियरली समझना। अब जो राइट टू रिटेन है बेटा तीन तरीके का, मतलब किस किस चीजों के लिए वो रिटेंशन कर सकता है पैसे का, तो ध्यान समझना तीन चीज। पहला होता है बेटा अगर उसको रिटेन करना है पैसे को तो पहला होता है बेटा एडवांस, अगर कुछ एडवांस एजेंट ने पे किया है ऑलरेडी, या तो कुछ लॉफुल एक्सपेंसेस है और या तो रेम्युनरेशन, इन तीन पर्पस के लिए एजेंट चाहे तो जो पैसा है उसको रिटेन करके रख सकता है। अब आता है बेटा रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन ध्यान समझिएगा, सिर्फ जो कंडक्ट हुआ है, अगर कोई भी अगर मिसकंडक्ट हुआ है उसके लिए कभी भी रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। नो रेम्युनरेशन फॉर द मिसकंडक्ट, जो हम जिस काम के लिए हम आपको अपॉइंट किए थे बेटा वो काम करो तो सैलरी मिलेगा, रेम्युनरेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये बेटा आप लोग के राइट्स होते हैं। डन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट, मतलब एजेंट की क्या पर्सनल लाइबिलिटी होती है। पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एन एजेंट, मतलब एजेंट की क्या पर्सनल लाइबिलिटी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये चीज समझ जाओ बेटा कि एजेंट का पर्सनल लाइबिलिटी टू अट्रैक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि ध्यान समझना जो एजेंट है बेटा वो पर्सन है जो प्रिंसिपल के बिहाफ में अपॉइंट होता है और जो भी एक्ट करता है उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होता है। तो एक तो लॉ तुम लोग क्लियरली समझ जाओ, एजेंट इज नॉट पर्सनली held liable for the act of एजेंसी, मतलब एजेंसी के एक्ट के लिए जो एजेंट है बेटा वो कभी भी पर्सनल लाइबल नहीं होगा। लेकिन लॉ है बेटा इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस होंगे। समझ आए कि नहीं आए? तो इसके एक्सेप्शंस को थोड़ा ध्यान समझते हैं। ओके, अब एक चीज समझना, अगर मेरा प्रिंसिपल ही फॉरेनर है जिसको बोलते हैं बेटा फॉरेन प्रिंसिपल, अगर मेरा प्रिंसिपल ही बाहर का है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको नहीं जानती, जानती किसको? एजेंट को जानती है। तो पहला पॉइंट हो गया बेटा आप लोग के लिए फॉरेन प्रिंसिपल। ओके, दूसरा पॉइंट होता है अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, मतलब जो एजेंट है उसने प्रिंसिपल को डिस्क्लोज ही नहीं किया है। समझ आए कि नहीं आए? और थर्ड पॉइंट आप लोग के लिए होता है बेटा अगर आपका प्रिंसिपल इनकम्पिटेंट है, प्रिंसिपल इज इनकम्पिटेंट, अगर प्रिंसिपल आप लोग का इनकम्पिटेंट है अगर इनकम्पिटेंट है तो इस केस में एजेंट पर्सनल लाइबल होगा। समझ आएगी नहीं? देन आफ्टर दैट तीन पॉइंट नहीं है बेटा, और पॉइंट है। अब कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें भी एजेंट जो है बेटा वो पर्सनली लाइबल होगा। जैसे ध्यान समझना, अगर एजेंट अपना अथॉरिटी अगर एक्सीड कर देता है, समझ आए कि नहीं आए? अगर एजेंट अपना अथॉरिटी एक्सीड कर देता है बेटा उस केस में भी उसका पर्सनल लाइबिलिटी आएगा। व्हेन एजेंट्स एक्सीड्स इट्स अथॉरिटी, मतलब एजेंट अपने अथॉरिटी को अगर एक्सीड कर देता है बेटा तो इस केस में भी एजेंट की लाइबिलिटी नहीं आएगी। और लास्ट वन होता है बेटा आप लोग के लिए प्रिटेंडेंट एजेंट। प्रिटेंडेंट एजेंट मतलब वो एजेंट नहीं है लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो एजेंट है। तो ये सब केस में पर्सनल लाइबिलिटी आ सकती है एजेंट की, अदरवाइज नहीं आने वाली। गॉट इट और नॉट? तो बेटा हमने यहां पर कंक्लूड किया कि सबसे पहले समझ जाओ कि पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट तो नहीं होता, लेकिन एजेंट तो लाइबल नहीं होता, लेकिन उसके बेटा 5 आपके एक्सेप्शन होते हैं। पहला क्या होता है, समझिएगा, पहला आपका होता है कि फॉरेन प्रिंसिपल, अगर मेरा प्रिंसिपल फॉरेन प्रिंसिपल है या तो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है, या तो मेरा प्रिंसिपल इनकम्पिटेंट है, या तो प्रिटेंडेंट एजेंट है, या तो एजेंट अपने अथॉरिटी को एक्सीड करता है, तो इस केस में सिर्फ एजेंट पर्सनली लायबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब ध्यान समझना, अब आगे बढ़ते हैं कि
कब आपका रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट और प्रिंसिपल एंड होगा, जिसको बोला जाता है बेटा रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। कब अथॉरिटी आप लोग की रिवोक होने वाली है, इसको बोला जाता है बेटा रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। कब आपकी अथॉरिटी रिवोक होने वाली है, तो देखो बेटा इसके भी कुछ कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। अब अथॉरिटी रिवोक होना मतलब एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। मतलब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में बेटा अगर रिलेशनशिप अगर एंड होता है तो उसको रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। अब रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी का होने का बेटा बहुत सारे मोड्स होते हैं। अब मोड नंबर 1 आप लोग का खुद रिवोकेशन होता है। ओके, मोड नंबर 1 इज योर रिवोकेशन। अब रिवोकेशन कौन करेगा बेटा, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल चाहे तो कभी भी एजेंट को अथॉरिटी रिवोक कर सकता है, ध्यान समझना। लेकिन जो रिवोकेशन होगा बेटा वो बिफोर एक्सरसाइजिंग ऑफ अथॉरिटी होगा, बिफोर एक्सरसाइजिंग ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने से पहले होगा, ध्यान समझिएगा। अगर रिवोकेशन के कारण अगर एजेंट को अगर कुछ लॉस होता है तो इस केस में प्रिंसिपल उसको इंडेमनिफाई करेगा, ध्यान समझिएगा। रिवोकेशन के लिए नोटिस देना भी जरूरी है, गॉट इट और नॉट। ये पहला पॉइंट हो गया बेटा आप लोग के लिए रिवोकेशन। ध्यान समझिएगा। दूसरा चीज, अगर अनसाउंड माइंड होता है, अनसाउंड माइंड, अगर पार्टी अगर अनसाउंड माइंड होता है बेटा तो उस केस में भी अथॉरिटी रिवोक हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। लास्ट वन इज मतलब नॉट द लास्ट वन, थर्ड वन, डेथ। या तो डेथ हो जाती है बेटा पार्टीज की तो अथॉरिटी रिवोक हो जाता है मेरा, समझ आया कि नहीं आया। और या तो एक्सपायरी ऑफ टाइम, जितने समय के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट था अगर वो खत्म हो जाता है तो आप लोग का अथॉरिटी रिवोक हो जाएगा, जिसको एक्सपायरी ऑफ टाइम बोला जाता है। फिर उसके बाद आप लोग का आता है, ध्यान समझना, हमने पहले पढ़ा बेटा रिवोकेशन, फिर अनसाउंड माइंड, फिर आप लोग का डेथ, फिर एक्सपायरी ऑफ टाइम, फिर कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस। अगर मेरा बिजनेस जो है बेटा कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस कंप्लीट हो गया तो मेरी अथॉरिटी रिवोक हो जाएगी। और या तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर रिनॉन्सिएशन होता है, रिनॉन्सिएशन मतलब इसका मतलब ध्यान समझना। अब रिनॉन्सिएशन जो आप लोग का रिनॉन्सिएशन है पहले उसका मतलब समझ जाओ कि होता क्या है ना, जो एजेंट है ना, रिवोकेशन मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल कभी भी चाहे तो एजेंट से अथॉरिटी छीन सकता है। लेकिन रिनॉन्सिएशन मतलब ये होता है कि जो एजेंट है खुद से प्रिंसिपल को बोल देगा कि अब मैं तेरे यहां काम नहीं करना चाहता, तो उसको बेटा रिनॉन्सिएशन बोला जाता है। ओके, रिनॉन्सिएशन बोला जाता है उसको। क्लियर है कि नहीं, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग का आता है बेटा इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। अगर मेरा प्रिंसिपल अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, अगर मेरा प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इस केस में भी मेरा अथॉरिटी रिवोक हो जाता है। अब इस कुछ कुछ इस पॉइंट्स को बेटा याद करने के लिए एक कीवर्ड बता रहा हूं, ध्यान समझना। रूट, पहले तो बेटा रूट समझ लो तुम लोग, ठीक है। रूट CRI, कैसे याद करेंगे इसको, ध्यान समझना। आर मतलब होगा बेटा, आर मतलब होगा आप लोग के लिए रिवोकेशन, यू मतलब होगा आपका अनसाउंड माइंड, डी मतलब आप लोग के होगा डेथ, ई मतलब एक्सपायरी ऑफ द टाइम, ठीक है, समझ आएगी नहीं। सी कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस, आर रिनॉन्सिएशन और आई आप लोग के लिए होगा इंसॉल्वेंसी, समझ आएगी नहीं। तो ये आप पढ़ोगे तो बेटा आप लोग को टर्म रिवोकेशन भी समझ आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब एक चीज समझिएगा कि कब एजेंसी है जो रिवोकेबल नहीं कहलाएगा, व्हेन एजेंसी इज इररिवोकेबल। मतलब कब एजेंसी को आप रिवोक नहीं कर सकते, तो एक क्लियर आंसर है जब हमारा एजेंट है उस काम में पर्सनली अगर इंटरेस्टेड है, समझ आया कि नहीं आया। व्हेन एजेंट इज पर्सनली
इंटरेस्टेड, अगर उस काम में बेटा अगर एजेंट पर्सनली अगर इंटरेस्टेड है तो आप एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा टर्मिनेशन का क्या इफेक्ट होता है। अगर टर्मिनेशन बोलने का मतलब ये बेटा कि अगर आपका एजेंसी अगर एंड हो जाता है तो क्या होने वाला है, तो हम यहां बताने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन। मतलब देखो अगर आपको टर्मिनेशन करना है तो सबसे पहले दो पर्सन, एज रिगार्ड टू एजेंट और एज रिगार्ड टू थर्ड पार्टी, दो चीज अगर आपको टर्मिनेट करना है, मतलब अगर प्रिंसिपल टर्मिनेट करना चाहता है तो सबसे पहले अगर एजेंट के रिगार्ड में बात करोगे तो एजेंट को टर्मिनेशन का नॉलेज होना चाहिए और थर्ड पार्टी को भी टर्मिनेशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है बेटा तो इस केस में टर्मिनेशन नहीं माना जाएगा। जैसे कि ध्यान समझना, एक मिस्टर पी है, उसने मिस्टर ए को ऑथराइज किया लैपटॉप को सेल करने के लिए। डेट बेटा था 1 जून को उसने ऑथराइज किया। अब लेकिन हुआ क्या, मिस्टर बी ने पोस्ट के थ्रू 4 जून को मिस्टर ए को रिवोकेशन सेंड किया, मतलब उसने नोटिस दिया। अब लेकिन हुआ क्या, इसके बीच में अब पोस्ट जो है वो मिस्टर ए को रीच हुआ है बेटा समझो 10 जून। मिस्टर ए को 10 जो पोस्ट है बेटा वो 10 जून को मिला। अब हुआ क्या, इस 10 जून के गैप में जो मिस्टर ए है उसने 10 लैपटॉप सेल कर दिया है, तो बेटा यहां पर रिवोकेशन नहीं माना जाएगा जब तक रिवोकेशन रिसीव नहीं हो जाता। मतलब एक्चुअल कम्युनिकेट तो होना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? यस और नो? ठीक। अब ध्यान समझना, अगर प्रिंसिपल हमारा अनसाउंड माइंड हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है या तो उसकी डेथ हो जाती है, मतलब या तो अनसाउंड माइंड हो गया बेटा या तो डेथ हो गया। तो ध्यान समझना, बिजनेस को चलाने लिए कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ एजेंट ही बचा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये इवेंट होता है तो उस केस में अब जो एजेंट है बेटा उसको रीजनेबल स्टेप लेना पड़ेगा। एजेंट इज required to take reasonable steps for interest। समझ आए कि नहीं? जो जो इंटरेस्ट मतलब जो जो चीज उसके पास कर सकता है बेटा उसके लिए रीजनेबल स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब जाके उसके फैमिली को हैंड ओवर कर दो, प्रॉपर्टी को, काम को खत्म कर दो, तो एजेंट को ये सब चीज काम करना पड़ेगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, अगर एजेंट की अथॉरिटी रिवोक होती है, ध्यान समझना, किसी भी एजेंट की अगर अथॉरिटी अगर रिवोक होती है, ओके, तो ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी एजेंट की अथॉरिटी अगर रिवोक होती है तो उसके नीचे जितने भी सब एजेंट हैं उसका भी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल समझिएगा, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एज अ एजेंट अपॉइंट किया और मिस्टर बी ने अपने अंदर दो पर्सन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को अपॉइंट किया एज अ सब एजेंट। सब एजेंट के रूप में इन दोनों पर्सन को मिस्टर बी ने अपॉइंट किया। अब हुआ क्या, मिस्टर ए ने मिस्टर पी के अथॉरिटी को रिवोक कर दिया। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी की अथॉरिटी रिवोक किया तो बेटा ये मान लिया जाएगा कि मिस्टर एक्स और वाई की भी अथॉरिटी रिवोक हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? तो यहीं पास बेटा तुम्हारा एजेंसी का रिवोकेशन खत्म होता है। उम्मीद है बेटा तो आप लोग को प्रॉपर समझ आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, अगर कुछ डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट कर सकते हैं।